गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा ये 11th क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड लेसन हमारा चल रहा है, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तो हमने बेटा पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पिछली वीडियो में हमने देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो आज की जो हमारी हेडिंग है बेटा वो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी यानी जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था बेटा वो बिग बैंग, सबसे जो महत्वपूर्ण सिद्धांत था वो बिग बैंग सिद्धांत था। तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार जो एडविन हब्बन के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार यानी किस प्रकार हुआ, सबसे जो मेन है वो मैंने बता दिया कि वो है बिग बैंग सिद्धांत। तो बिग बैंग सिद्धांत में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। और ब्रह्मांड का विस्तार जो है बेटा वो आकाश गंगाएं हैं जो आकाश में वे एक दूसरे से दूर हो रही हैं। तो आप प्रयोग करके जान सकते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार का क्या अर्थ है। इसमें एक गुब्बारे से यानी अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए आप एक गुब्बारा है, ऐसे गुब्बारा है बेटा, और गुब्बारे में मान लीजिए ये डॉट्स हैं ऐसे ऐसे। लेकिन जब हम इस गुब्बारे को फुलाएंगे या बड़ा करेंगे तो जो ये डॉट्स हैं बेटा ये हमारे मान लीजिए आकाशगंगा हैं, तो ये इनकी दूरी भी जैसे जैसे यानी इसका विस्तार होगा वैसे वैसे ये डॉट्स हैं वे भी यानी बढ़ते चले जाएंगे। तो इसमें भी यही समझाने की कोशिश की है कि मान ले आप ब्रह्मांड का विस्तार का अर्थ है कि एक गुब्बारा लें आप और उस पर कुछ निशान लगा लें जिनको आकाश गंगाएं मान ले। जब आप इस गुब्बारे को फुलाएंगे तो गुब्बारे पर लगे ये निशान गुब्बारे के फैलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर जाते प्रतीत होंगे, जैसा कि मैंने आपसे दिखाया है अब करके। इसी प्रकार जो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ रही है, यानी जो आकाश गंगाएं हैं जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है उसी प्रकार आकाश गंगाओं की दूरी भी बढ़ रही है और परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तारित यानी बढ़ता जा रहा है। यद्यपि आप यह पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्हों के बीच की दूरी के अतिरिक्त चिन्ह स्वयं भी बढ़ रहे हैं, जबकि यह तथ्य के अनुरूप नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रेक्षण आकाश गंगाओं के विस्तार को नहीं सिद्ध कर पाए। गुब्बारे का उदाहरण आंशिक रूप से ही मान्य है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार बेटा हम ये जानेंगे कि ब्रह्मांड का विस्तार किन अवस्थाओं में हुआ है। इब जैसे ब्रह्मांड का विस्तार इसने ये आप ये चित्र देख सकते हैं बेटा, जो ये चित्र देख रखे है जैसे इसमें बताया गया है कि मान लीजिए ये एकाकी परमाणु लिख रखा है। जैसे भाई ब्रह्मांड में क्या है, एक मैं परिभाषा आपको यहाँ बता देती हूँ, ऊपर नहीं पढ़ी हमने, कि एडविन हब्बन के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार जिन पदार्थों से ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है यह एक एकाकी परमाणु था, सिर्फ एक यानी परमाणु था, और इसका आयतन अधिक था या बहुत कम था। यानी इसका आयतन बहुत कम भी हो सकता है या बहुत अधिक भी हो सकता है। वह तापमान तथा घनत्व जो था बहुत ऊंचा था। ऐसा है बेटा, जैसे एक ऐसे ब्रह्मांड यानी ऐसे आकाश में, और मान लीजिए हमें नहीं पता कि इसका आयतन यानी अधिक भी हो सकता है आयतन, और बहुत सूक्ष्म भी हो सकता है यानी बहुत कम भी हो सकता है। लेकिन जो इसका तापमान था और घनत्व था बेटा वो बहुत ऊंचा था, और बहुत ऊंचा होने के कारण इसमें से विस्फोट हुआ बेटा, और विस्फोट होने के कारण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और ब्रह्मांड का निर्माण होने के कारण जैसे जैसे इसमें ये जैसे आप ये देख सकते हैं, ऐसे मान लीजिए आकाश गंगाएं थी, लेकिन जैसे जैसे इसका विस्तार होता गया ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की दूरी भी बढ़ती चली गई। तो इस प्रकार यानी किसके अनुसार, एडविन हब्बन के अनुसार इस प्रकार से यानी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। और जब विस्फोट हुआ था यानी जैसे विस्फोट हुआ तो आप देख रहे हैं स्पेस बिल्कुल कम है, स्पेस नहीं था, लेकिन फिर बाद में यानी क्या नाम है स्पेस बढ़ता चला गया। और ये 13.7 अरब वर्ष पहले की बात है।
3 लाख वर्ष के दौरान 4500 के तक तापमान में गिरावट आई और परमाणु जो पदार्थ था उनका निर्माण हुआ और उन्हीं निर्माण से यानी जो हमारा ब्रह्मांड है उसका निर्माण हुआ। तो इसमें भी अब हम डिटेल से यहाँ भी जैसे मैंने आपसे बताया है, ये मैंने डायग्राम आपसे बनाकर दिखाया था, इस प्रकार से यानी विस्फोट हुआ है और विस्फोट होने से जैसे जैसे यानी आकाश गंगाएं भी दूर होती चली गई और ब्रह्मांड का विस्तार होता चला गया। इसके बाद है बेटा हम फिर भी डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे लिखा भी गया है कि आरंभ में सभी पदार्थ जिनमें ब्रह्मांड बना है अति छोटे यानी एकाकी परमाणु जैसे मैंने बताया था रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन अत्यधिक भी हो सकता है, सूक्ष्म भी, लेकिन तापमान और घनत्व अनंत था। अनंत का अर्थ बहुत ऊंचा था और ऊंचा होने के कारण यानी उसमें विस्फोट हुआ। बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण जैसे मैंने बताया था कि भीषण इसमें विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के कारण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ यानी ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से, ये भी आपने याद रखना बेटा, ये छोटे छोटे पॉइंट है कि वैज्ञानिकों के अनुसार जो बिग बैंग की घटना है आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी और ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई, यानी जब विस्तार हुआ तो कुछ ऊर्जा है जो पदार्थों में परिवर्तित हो गई और विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत वर्त यानी बहुत बड़े ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की जो गति थी वो धीमी पड़ गई और बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ, यानी पहला जो परमाणु था 3 मिनट के अंदर ही पहले परमाणु का निर्माण हो गया। इसके बाद है बेटा बिग बैंग से, क्योंकि हम बिग बैंग का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, बिग बैंग से 3 लाख वर्ष के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया और परमाणुीय पदार्थों का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया और ब्रह्मांड का विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना। और होयल ने इसका विकल्प शीतल अवस्था में सहकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया है। इस सहकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने से पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के ही पक्षधर हैं। तो हमने जैसे बेटा मैंने बताया आपसे कि ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ, तो आप ये याद रखें कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार जिन पदार्थ है यानी जिनसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है, यह एक एकाकी परमाणु था और इसका आयतन जो है बेटा वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है और तापमान और जो घनत्व था बहुत ऊंचा था और बहुत अधिक होने के कारण इसमें विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के कारण ये ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और जो इसकी रचना थी वो लगभग बिग बैंग की घटना ये थी जो आज से लगभग 13.7 अरब पहले हुई थी, ये आपने याद रखना है। और जैसे जैसे बताया आपसे शुरू में क्या था, यह एक सूक्ष्म वो था, गुब्बारे की तरह हम उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे विस्तार होता गया, ये चित्र में दिखा रखा है, जैसे जैसे यानी इनकी दूरी बढ़ती चली गई और आकाश गंगाएं भी दूर होती चली गई। इसके बाद बेटा हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है तारों का निर्माण। तारों का निर्माण बेटा आरंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था, यानी जैसे अब हमने पढ़ लिया ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, तो निर्माण यानी हो गया बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार। तो ब्रह्मांड में जो आरंभिक यानी शुरू में जो ऊर्जा थी व पदार्थ थे वे सभी एक समान नहीं थे। घनत्वों में आरंभिक भिन्नता से, यानी जब ये एक समान नहीं थे, इनमें भिन्नता के कारण गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिनके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ और यही एकत्रण आकाश गंगाओं के विकास का आधार बना।
एक आकाशगंगा असंख्य, ये भी आप याद रखें कि आकाशगंगा क्या होती है, यह लाखों आकाश तारों का समूह होती है आकाशगंगा। आकाशगंगा असंख्य यानी लाखों अनगणित तारों का समूह है। आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। एक अकेली, आप ये याद रखने हैं, आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं कि एक अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। और एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल से होती है, जिसे हम नीहारिका, नेवला या गैस से बना हुआ बादल कहते हैं। और इस बढ़ती हुई नीहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए हैं और ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण आरंभ हुआ। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग आज से 5 से 6 अरब वर्ष से पहले हुआ था। तो इस तरह से बेटा उसका क्या नाम है, तारों का निर्माण हुआ है। इसके बाद हमें पढ़ेंगे बेटा ग्रहों का निर्माण। ग्रहों का निर्माण बेटा, ग्रहों के विकास में भी निम्नलिखित अवस्थाएं बनी हुई हैं। जैसे तारे हैं, तारों का निर्माण हमने पढ़ लिया कि आकाशगंगाओं के कारण हुआ है, या आप दोबारा इसको रिपीट कर सकते हैं। तारों के निर्माण में मैं मोटा मोटा सा बता देती हूँ आपको कि आरंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का जो वितरण था बेटा वो एक समान नहीं था। और जो आकाशगंगाएं हैं वो लाखों असंख्य तारों का समूह होती हैं। और प्रकाश वर्ष इसमें जैसे बताया है ये दूरी का मापक होता है। और प्रकाश की जो गति होती थी इनकी तारों की, जो प्रकाश देने की गति है वो 3 लाख किलोमीटर तक है। और एक आकाशगंगा जो है, एक उसमें ब्रह्मांड में जो आकाशगंगा है लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। और आकाशगंगाओं का नाम मंदाकिनी भी कहा जाता है। और आकाशगंगाओं में 100 अरब तारे हैं जिसका नाम मिल्की वे है। इसमें आप ये याद रखें कि जो हाइड्रोजन है वो परिवर्तित हो जाती है हीलियम गैस में। और हीलियम गैस में जब वो परिवर्तित होती है तो उससे बहुत तेज प्रकाश और ऊष्मा का निर्माण होता है, जिसे हम तारा कहते हैं। इसके बाद ये भी है बेटा, थोड़ा आप देखना चाहे थे, जैसे मतलब इसमें अगर उदाहरण के उससे देखें तो मान लीजिए इसमें ये बताया है कि जैसे ये आकाशगंगाएं हैं, यानी ये नेवला है बादल, अरे इससे यानी जो क्या नाम है ऐसे इससे जो गैस निकलती है ये बन गया हमारा तारा। तारे से जो हाइड्रोजन गैस है बेटा वो हीलियम में बदल गई हमारी। हीलियम गैस में बदलने के कारण यानी जो तेज उसमें से प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होती है वह तारे का रूप धारण कर लेती है। आप इसको इस ढंग से भी याद कर सकते हैं। और जब हीलियम गैस समाप्त हो जाती है तो वो तारा है जो लाल रंग में बदल जाता है, जिसे हम रक्त दानव के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा ग्रहों का निर्माण और पढ़ लेते हैं बेटा। इसके बाद ग्रहों का निर्माण है तारों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण। जैसे क्या नाम है बेटा, इसको पहले डिटेल से पढ़ लेते हैं कि तारे नीहारिका के अंदर गैस से गुत्थित झुंड है। तारे नीहारिका के अंदर, नीहारिका का क्या अर्थ है मैंने बताया था आपसे, गैस का गोला है। जैसे मान लीजिए आकाश में ये है इस तरह से, और जो तारे हैं बेटा ये एक दूसरे से यानी गुथे हुए हैं आकाश में। इसको नीहारिका भी बोलते हैं, गैसों के पिंड को, गैसों के गोले को गैसों का बादल भी बोलते हैं। इसको नेवले के नाम से भी जानते हैं। तो ये मतलब एक झुंड होते हैं ऐसे। और इन गुत्थित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैस या बादल में क्रोड का निर्माण होता है। यानी जब ये पिंड आपस में यानी ये गुथे हुए हैं तो गुरुत्वाकर्षण यानी एक दूसरे से टकराने के कारण एक उसका क्रोड का निर्माण होता है। और इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस व धूल कण की घूमती हुई तस्वीर विकसित होती है। यानी जैसे जैसे जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो ऐसे ऐसे घूमती हुई तस्तरी बोलते हैं उसको, तस्वीर विकसित होती है। इसके बाद अगली अवस्था में गैसीय बादल का
सघनन आरंभ हुआ। सघनन का अर्थ होता है बेटा द्रव से, यानी कोई चीज द्रव होती है और वो ठोस अवस्था में बदलना। तो जो इसके बाद पहले हमने पढ़ा कि जो तारे हैं वो नीहारिका के अंदर गैस, यानी जैसे मैंने बताया इसमें गुत्थित यानी होते हैं नेवले के अंदर, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये बादल हैं जो इनसे क्रोड का निर्माण हुआ है। और इस गैस या क्रोड के चारों तरफ गैस व धूलकण घूमती रहती है जिससे तस्तरी विकसित होती है। फिर दूसरी अवस्था में जो गैस या बादल का संघनन आरंभ हो जाता है, यानी जो ये धूलकण वगैरह हैं ये द्रव होते हैं और ये फिर ठोस अवस्था में यानी बदलने आरंभ हो जाते हैं। और क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलों के रूप में विकसित हुआ। ये छोटे गोले अणुओं में यानी एक दूसरे से टकराने की प्रक्रिया में यानी एक दूसरे से टकरा गए और टकराने के कारण ग्रहणु का अर्थ ये छोटे से टुकड़ों में यानी ये टुकड़ों में बट गए, जिसे ग्रहणु के नाम से जाना जाता है, विकसित हुए। और संगठन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हुए। गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ गए। छोटे पिंडों को अधिक संख्या में ग्रहणु कहते हैं। अंतिम अवस्था में अनेक छोटे ग्रहणुओं के सहवर्धित होने में कुछ बड़े पिंड ग्रहों का रूप धारण कर गए। तो ये ग्रह आप पढ़ भी सकते हैं। यहाँ से आपने ये याद भी करने हैं कि ग्रह कौन कौन से हैं आपके, इनकी दूरी कौन कौन सी हैं, कि ये आप याद कर सकते हैं यहाँ से देख के। तो बेटा आज के लिए इतना ही है, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।